हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड इट इज़ अ लेवल 2 सेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, द एज द टाइटल सेज हिंदुइज़्म एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये आज के एडिटोरियल का एक आर्टिकल है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं सेक्युलरिज्म पे एंड सोशल हार्मनी पे और इंडिया के इंटॉलरेंस पे, हिंदुइज़्म पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। और ये आर्टिकल मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दैट इज़ वाई टुडे आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल। एंड गाइज, इस आर्टिकल को डिस्कस करने का कोई भी तरह का डिबेट या उसको बोलते हैं क्या, विवाद खड़ा करना, डिस्प्यूट खड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, इसका कोई भी मोटिव नहीं है। द मोटिव इज़ टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया दिया जाए और आपको इंग्लिश पढ़ाया जाए। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर मोटिव। सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक इन दिस आर्टिकल कि आखिर राइटर ने ऐसा क्या कहा है हिंदू के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और ये जो राम मंदिर बन रहा है इसके बारे में। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है आप ये देखो, अयोध्या मार्क्स द ट्वाइलाइट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक। अब ट्वाइलाइट क्या होता है? हिंदी में आपने सुना होगा गोधूली वेला, मतलब वेला मतलब समय, गोधूली वेला, जब रात पूरे सूर्य अस्त हो गया है लेकिन रात नहीं आई है अभी, उस टाइम को हम लोग कहते हैं ट्वाइलाइट। ठीक है ना। और एक ऐसा ही शब्द है डॉन, इसका मतलब कि सूर्य तो नहीं उगा है लेकिन सुबह हो गई है, तो ट्वाइलाइट का सीधा उल्टा क्या हो गया, डॉन। तो बोलता है कि जो पहला रिपब्लिक था, पहला जो गणतंत्र है, ये इंडिया के बारे में बोल रहा है कि जो पहला गणतंत्र इंडिया, जो एक पहला गणतंत्र था, उसका क्या हो रहा है, ट्वाइलाइट हो रहा है। अब ये पहला गणतंत्र किसको बोला गया है, फर्स्ट रिपब्लिक किसको बोला गया है, हम लोग चल के इसको देखेंगे। इससे पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। हिंदू नेशनलिज्म हैज़ बीन द बेड रॉक ऑफ द इंडियन स्टेट एंड पॉलिटी। नेहरूवियन सेक्युलरिज्म वॉज द फ्रिंज। ठीक है ना। अभी आप देखो क्या कह रहा है कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि ये जो हिंदुत्व की बातें करते हैं और ये बातें करते हैं, ये समाज के मेन स्ट्रीम के लोग नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? मेन स्ट्रीम के लोग नहीं हैं। ठीक है ना। ये कैसे लोग हैं? फ्रिंज हैं। फ्रिंज मतलब जो समाज के कोर पे नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा है इधर उधर, जो छिटपुट हैं, ऐसे लोग हैं ये जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। और राइटर क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू नेशनलिज्म जो है वो बेड रॉक है। बेड रॉक मतलब ऐसा चट्टान जिसके वो बेस है, बेस समझ लो, बेड रॉक है इंडियन स्टेट, भारत राज्य और भारत के पॉलिटी का, ये जो पूरी राजनीति है और सारी चीज़। और नेहरू का जो सेक्युलरिज्म था वो क्या था? वो फ्रिंज है। नेहरू का जो सेक्युलरिज्म है वो छिटपुट है और वो मेन कॉन्सेप्ट वो नहीं है। नाउ लेट अस कम टू द आर्टिकल, लेट अस लुक एट दिस फर्स्ट पैराग्राफ जो राइटर कहना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ यहाँ ये सही है। द लास्ट टाइम अ टेम्पल एग्जिस्टेड इन अयोध्या। लास्ट टाइम जब एक टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा था अयोध्या में, तब क्या हो रहा था देखो। कृष्णदेव राय वाज एम्परर इन द साउथ रूलिंग, वाज एम्परर इन द साउथ रूलिंग ओवर विजयनगर। विजयनगर एम्पायर आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, साउथ में जो था, आंध्रा और कर्नाटका के कई सारे पार्ट्स में, और काफ़ी बड़ा एम्पायर था वो, काफ़ी समृद्ध एम्पायर था। तो कृष्णदेव राय, जिनके जिनके कोर्ट में बोला जाता है कि तेनालीरामन रहते थे, तो जब लास्ट टाइम अयोध्या में एक टेम्पल एग्जिस्ट करता था तो कृष्णदेव राय का राज्य था विजयनगर में। और क्या था? नूनो डी कुन्हा, नूनो डी कुन्हा। मैंने अपने हिस्ट्री के क्लास में आप लोगों को बताया था, वो क्या था? पोर्टुगीज़ गवर्नर था इंडिया में। स्पेनिश कॉन्क्विस्टेटर्स वर सेटिंग फुट इन टेक्सास। टेक्सास जो अमेरिका का राज्य है, उसमें स्पेनिश कॉन्करर्स, कॉन्करर्स मतलब जो जीतते थे, उसको क्या लिख दिया गया है? कॉन्क्विस्टेटर्स। वो टेक्सास में फुट सेट कर रहे थे, टेक्सास में बढ़ रहे थे, अपना बेस स्थापित कर रहे थे। सुलेमान द मैग्निफिसेंट was inaugurating the era of Ottoman supremacy in वेस्ट एशिया। ये जो वेस्ट एशिया है, जो आप पूरा गल्फ और वो सब इलाका देखते हैं जहाँ पे एशिया यूरोप से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे सुलेमान ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, उसका नाम था ओटोमन एम्पायर। ठीक है ना। ओटोमन एम्पायर और यूरोपियंस के बीच में बहुत लड़ाइयाँ भी चली।
तो उस समय ये हो रहा, जब लास्ट टाइम एक टेम्पल बना था तो ये सारी चीज़ें हो रही थी धरती पे, और अभी एक टेम्पल बना है। With the Bhumi Pujan on August 5, the long saga of a struggle of people has come to an end. भूमि पूजन के साथ ही अगस्त 5 को क्या हुआ, एक लंबा संघर्ष, एक लंबी कहानी, सागा मतलब बहुत बड़ी कहानी, लंबी संघर्ष किस चीज़ का, लोगों का स्ट्रगल का, वो अब एंड पे आ गया। दिस डे फॉल्स ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फुल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम लोग वो न्यूज़ में देख ही रहे थे कि 370 हटने का फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो ये दिन भी उसी दिन पड़ता है को कैसे लिखा है, फॉल्स ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी। जम्मू एंड कश्मीर से को इंटीग्रेशन का फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन ही ये दिन पड़ता है, और उसके साथ ये क्या हो जाता है, मेकिंग इट अ सिंबॉलिक डेट इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। और ये एक बहुत ही सिंबॉलिक डेट हो जाता है 5 अगस्त। जैसे ही आपको कोई 5 अगस्त कहता है तो आपको क्या समझ में आता है, अच्छा आर्टिकल 370 एक सिंबल बन गया इंडियन स्टेट का। दिस इज द ट्वाइलाइट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक। बोलता है कि भारत का जो गणतंत्र बना था मिस्टर नेहरू के अंदर, जिसको राइटर ने पहला रिपब्लिक कहा है, बोलता है कि ये 5 अगस्त का जो डेट है ये ट्वाइलाइट है, मतलब ये एंड का सिग्नल है पहला रिपब्लिक का। जो नेहरू के अंदर में जो देश बना था उस देश के एंड का पहला सिग्नल है। आगे के पैराग्राफ में चलो देखते हैं क्या बातें हैं। द फर्स्ट रिपब्लिक वॉज फाउंडेड ऑन द मिथ of a secular socialist India supposedly born out of the anti-colonial struggle। बोलता है जो पहला रिपब्लिक जो फाउंड किया गया, मतलब जो बनाया गया, वो किस झूठ पे बना था, किस मिथ्या पे बना था, किस मिथ पे बना था, एक सेक्युलर और सोशलिस्ट इंडिया के मिथ पे, कि इंडिया कैसा होगा, सेक्युलर होगा और सोशलिस्ट होगा, साम्राज्यवाद होगा इसमें। शायद ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो हुआ, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो साम्यवाद होगा, सॉरी, सेक्युलर का मतलब साम्य, सोशलिस्ट का मतलब साम्यवाद होगा, मतलब समाज में सबको बराबर की दृष्टि से रखा जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से उभर कर आया था, मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ इनका स्ट्रगल था, इसीलिए साम्यवाद के करीब चले गए ये। However, the Indian freedom struggle was always a Hindu movement। जो राइटर कह रहा है कि हालांकि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था ये हमेशा एक कैसा मूवमेंट था, कैसा कैंपेन था, हिंदू मूवमेंट था। फ्रॉम इट्स ओरिजिन, सिंबोलिज्म, लैंग्वेज एंड सपोर्ट बेस, इट was the continuation of a Hindu resurgence already underway but which was disrupted by the British conquest। देखो जरा इस लाइन को, कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। कहता है हालांकि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, मूवमेंट था, वो हमेशा से एक हिंदू मूवमेंट रहा था। इसके ओरिजिन से लेकर, इसके सिंबल्स से लेकर, इसके लैंग्वेज और जो सपोर्ट का बेस था, जितने लोग इसको सपोर्ट करते थे, वो सब क्या था, कंटिन्यूएशन था। एक चीज़ कंटिन्यू हो रहा था। क्या चीज़ वो कंटिन्यू हो रहा था, हिंदू रिसर्जेंस, मतलब हिंदू का उदय, हिंदुओं का उदय। रिसर्जेंस का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो गिर के हार के फिर से खड़ा हो, रिसर्जेंस ऑलरेडी अंडरवे, जो पहले से ही अंडरवे था, मतलब जो हिंदू रिसर्जेंस था वो पहले से ही जारी था। ये ऐसा नहीं है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ही ये हिंदू रिसर्जेंस सिर्फ दिखाई दिया, पहले से ही जारी था। बट विच वॉज डिसरप्टेड, जो बाधित हो गया था एक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बाद, ब्रिटिशों के राज के बाद हिंदू का जो इंसर्जेंस था वो बाधित हो गया। The coming together of various pagan traditions of the Indian subcontinent under the umbrella of Hinduism। अब देखो, various pagan traditions, कैसा लिखा है, pagan traditions। पहले पगान एक सिविलाइजेशन था, तो यहाँ बहुत सारे, देखो इंडिया एक इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट था कि अलग अलग हिस्से में अलग अलग सिविलाइजेशन समझ लो चल रहे थे, तो वो जो अलग अलग ट्रेडिशंस थे उन्हीं को पगान ट्रेडिशंस कह दिया गया। हालांकि पगान कल्चर इंडियन कल्चर नहीं है, तो आप इसका मतलब एक बार देखिएगा डिक्शनरी में। द कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पगान ट्रेडिशंस, मतलब वेरियस एंशिएंट ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म के छतरी के नीचे ये जो बहुत सारे ट्रेडिशंस के आ जाना, इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये बड़ा ही लंबा चलाया गया प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं हो गया है, ये बहुत लंबा चलाया गया। बट
इट बिगैन टू कंसोलिडेट, लेकिन यह धीरे धीरे सॉलिड बनता गया, कंसोलिडेट होता गया, स्ट्रॉन्ग बनता गया। किस रूप में? एज अ यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक एकत्रित राजनीतिक पहचान के रूप में, पॉलिटिकल पहचान के रूप में हिंदू कंसोलिडेट हुए। कब हुए भाई? इन द कॉलोनियल एरा, इन द फॉर्म ऑफ हिंदुत्व। जब ब्रिटिशर्स का रूल था, कॉलोनियल एरा था, उस समय हिंदुत्व के रूप में सारे हिंदू एक छतरी के नीचे कंसोलिडेट हुए। वहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हुआ। द हिंदुत्व कॉन्सेप्ट इज ड्रिवन बाय एन अटेम्प्ट बाय द ओल्डर पगान ट्रेडिशंस यूनाइटेड बाय धार्मिक फ्रेमवर्क। रुक जाओ, पहले मैं लाइन पढ़ देता हूँ, यहाँ से ये लाइन शुरू हो रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। द हिंदुत्व कॉन्सेप्ट इज ड्रिवन बाय एन अटेम्प्ट बाय द ओल्डर पगान ट्रेडिशंस यूनाइटेड बाय धार्मिक फ्रेमवर्क and the intertwined by Puranas, myths and folklores to navigate the modern political and intellectual landscape dominated by nations and nation states। बहुत ही बड़ा लाइन लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट था, ये किस चीज़ से मोटिवेटेड था, किस चीज़ से ड्रिवन था। ओल्डर जो ट्रेडिशंस थे उनके द्वारा एक प्रयास हो रहा था, जो यूनाइटेड किस चीज़ के द्वारा था, ये सारे जो पगान ट्रेडिशंस थे, ये धार्मिक फ्रेमवर्क में इनको यूनाइट किया गया, पुराणों से इनको बांधा गया, इंटरवाइंड बाई पुरानाज। ट्रेडिशन कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में चले, पुराण एक ही हैं। मिथ्स मतलब ये जो तरह तरह की एंशिएंट कहानियाँ हैं, जैसे हम रामायण हुआ, महाभारत हुआ, और इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, ये मिथ्स और फोकलोर, तरह तरह की कहानियाँ, इन सब से यूनाइट करके, इंटरवाइन करके, इन सब को जोड़ जोड़ करके एक क्या किया गया? हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट बनाया गया। किस लिए? ताकि वो नेविगेट कर सके, रास्ता दिखा सके मॉडर्न पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय नेशंस एंड नेशन स्टेट्स। ये जो बहुत सारे नेशंस, राष्ट्र उभर कर आए थे, और राष्ट्र जो उभर के आए, वो अपना आइडेंटिटी डोमिनेट कर रहे थे। तो अगर सारा भारतवर्ष बटा रहेगा अलग अलग चीज़ों में, तो अपनी पहचान को कहाँ से डोमिनेट कर पाएगा? इसीलिए हिंदुत्व वेद, पुराण, ट्रेडिशंस, माइथोलॉजी, इन सब से जोड़कर एक राष्ट्रीय पहचान दी गई। समझ गया ना? ताकि भारत का भी एक राष्ट्रीय पहचान हो। अगर भारत बोले तो हाँ, यहाँ के कौन निवासी हैं, क्या है, ये सारी पहचान इनके अंदर भी आए। हिंदुत्व इज़ नॉट हिंदुइज्म, बोलता है कि हिंदुत्व जो है वो हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुत्व इज ए हिंदू पॉलिटिकल रेस्पॉन्स। हिंदुत्व क्या है? हिंदू राजनीतिक प्रतिक्रिया है। किस चीज़ के लिए? टू पॉलिटिकल इस्लाम एंड वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। अब देखो, इस्लाम, ये पॉलिटिकल इस्लाम क्यों लिखा है? क्योंकि इस्लाम में एक ट्रेडिशन है, मतलब एक उनका मानना है कि हम अपने धर्म को पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे। और वेस्टर्न इंपेरियलिज्म, ये तो आपने देखा ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे पूरी दुनिया पे अपना दबाव बनाना चाहती हैं और बहुत सारे कॉलोनीज़ बना कर रखती थी। तो इस्लाम क्या कहता था? जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए वो यहाँ क्या किए? उन्होंने इन्वेड किया और वो इस्लाम को फैलाना चाहते थे, और वेस्टर्न इंपेरियलिज्म पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को फैलाना चाहता था। और इंडिया के लोग जो हिंदू थे वो क्या थे? उनका कोई पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं था। वो आपस में बस ऐसे ही रह रहे थे, किसी दूसरे में अपना धर्म नहीं फैलाना है, किसी दूसरे पे अपनी पॉलिटिक्स नहीं थोपनी है। तो जब ऐसा होने लगा, तो पॉलिटिकल इस्लाम को देखकर और वेस्टर्न इंपेरियलिज्म को देखकर हिंदुत्व का जन्म हुआ कि हमें भी भाई इस तरह से संगठित होना पड़ेगा। इट सीक्स टू फोर्ज हिंदूज इनटू अ मॉडर्न नेशंस। देखो, मैंने फोर्ज करना बताया था, जब बहुत मुश्किल से सारी चीज़, जैसे लोहा को पिघला पिघला कर गलाते हैं लाल करके, उसी चीज़ को हम लोग फोर्ज बोलते हैं। तो जब बहुत मुश्किल से किसी भी चीज़ को जब आप जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आप उसको फोर्ज करते हैं। हिंदुत्व क्या चाहता है? इट सीक्स टू फोर्ज हिंदू इनटू मॉडर्न नेशन। हिंदूज़ को एक मॉडर्न नेशन के रूप में फोर्ज करना चाहता है। फिर वैसा ही राष्ट्र ना रहे कि कोई आकर आक्रमण करे और सब अलग अलग व्यस्त रहें। एंड क्रिएटेड powerful industrial state that can put an end to centuries of persecution that accelerated sharply over the past 100 years when Hindu-Sikh presence was expunged in large swaths of the Indian subcontinent। कहता है क्या कि ये एक पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है इंडिया को, जो क्या कर सके? सेंचुरीज ऑफ परसेक्यूशन, ये वर्ड देख लो, परसेक्यूशन, प्रताड़ना, ठीक है ना, जुल्म, परसेक्यूशन लिख लीजिए इसको।
एक ऐसा हिंदुत्व इंडिया को एक ऐसा स्टेट बनाना चाहता है जो मॉडर्न हो और बहुत इंडस्ट्रियल, पावरफुल इंडस्ट्रियल हो, जिससे कि सेंचुरीज़ की जो प्रताड़ना है, परसिक्यूशन है, वो ख़त्म हो सके। ठीक है ना। और ये जो सेंचुरीज ऑफ परसिक्यूशन कब शुरू हुआ? That accelerated sharply over the past 100 years when Hindu-Sikh presence was expunged in large swaths on the Indian subcontinent। जो कुछ सैकड़ों साल पहले ये ऐसा शुरू हुआ जिसमें हिंदू और सिख प्रेजेंस जो था उसको एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया बहुत बड़े बड़े टेरिटरीज से। ठीक है ना। जैसे आप देखो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू और सिख प्रेजेंस को कैसे एक्सपंज कर दिया गया। इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल वाज गाइडेड बाय द विजन ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो था, ये राइटर क्या कह रहा है कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के विजन से गाइड हो रहा था, एंड नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई संविधान बनेगा और उसके हिसाब से हम अपने देश के लिए पैट्रियट होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, उस हिसाब से नहीं, हिंदू नेशनलिज्म के हिसाब से वो गाइड हो रहा था। द कांग्रेस ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म, और कांग्रेस जो अपना नेशनलिज्म लाया, was but a subset, look at this line, but a subset of this broader Hindu nationalism with the Congress itself at the preeminent Hindu party। देखो बोला कि पूरा जो था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो एक हिंदू नेशनलिज्म से गाइडेड हो रहा था, और कांग्रेस जो इसमें अपना नेशनलिज्म लाया वो क्या था, इसका एक सब सेट था। क्या लिखा है? सब सेट। अब मैथ्स में अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसी का एक सब सेट होता है। जैसे सारे छात्र एक स्कूल के, वो क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। इसमें सारी लड़कियां, तो वो एक सबसेट हो गया। उसी तरह ब्रॉडर हिंदू नेशनलिज्म जो था वो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, और कांग्रेस जो उसमें एक अपने अंदर तरह का नेशनलिज्म लगा रहा था वो उसी का एक छोटा सा पार्ट बन गया। और कांग्रेस खुद से ही प्री इमिनेंट हिंदू पार्टी थी, ज़्यादा एकदम साबित हो रहा था, एमिनेंट था कि हिंदू पार्टी ही है। अब आगे देखो क्या लिखा है। The Muslim question forced the Congress to adopt a more tempered language and symbolism later, and to weave the myth of Hindu-Muslim unity। कहता है कि जब मुसलमानों का क्वेश्चन आया कि इनके साथ क्या करना है, इनको कैसे अपने साथ लेना है, इनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे जोड़ना है, तो कांग्रेस ने क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया कोई चीज़, एक और ज़्यादा टेम्पर्ड लैंग्वेज। मतलब पहले जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो लैंग्वेज था जिसमें हिंदुत्व का टोन था, उसको थोड़ा टेम्पर कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया, और सिंबल्स में भी थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया, और बाद में क्या बुन दिया? वीव क्या कर दिया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मिथ, मतलब मिथ्या जो बात है, एक भ्रम जो है, उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भ्रम बुन दिया। बट इट फेल्ड टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया के पार्टीशन को प्रिवेंट करने में फेल हो गया। द कांग्रेस वॉज टेकन ओवर बाई लेफ्ट लीनिंग सेक्युलर डिनायलिस्ट्स। कांग्रेस जो था वो किसके द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था, मतलब किसके द्वारा उस पर वर्चस्व स्थापित कर लिया गया था? लेफ्ट लीनिंग सेक्युलर डिनायलिस्ट। देख लो जरा, इस लाइन को समझ लो अच्छे से। लेफ्ट लीनिंग, देखो LEAN, लीन का मतलब होता ही है झुकना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो लेफ्ट लीनिंग सेक्युलर डिनायलिस्ट, जो सेक्युलर लोग थे जिनका लेफ्ट की ओर, लेफ्ट विचारधारा, मतलब ऐसे समाज में सब बराबर हो और क्रांति आए और ये इस तरह की विचारधारा की, तो वैसी विचारधारा की तरफ जिनका झुकाव था, कांग्रेस उनके द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। और इनको क्या कहा गया है? डिनायलिस्ट्स। डिनाई करने का मतलब क्या होता है? मना करना। और देखो, डिनायल का मतलब मनाही, डिनायल मतलब मनाही, ठीक है ना। अब कोई चीज़, कोई डेंजर आपके ऊपर है और आप उसको मना कर रहे हैं, आप उसको मान ही नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, और आप डिनायल के मोड में चले गए, और आपको बोला जाएगा डिनायलिस्ट, ठीक है ना।
तो जवाहरलाल नेहरू के अंदर ऐसे जो सेक्युलर डिनायलिस्ट थे, जो ये बात समझ ही नहीं रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, जो प्रॉब्लम था उसको डिनाई कर रहे थे, किस चीज़ के बजाय, इंस्टेंट ऑफ कन्फ्रंटिंग द रियलिटी, सच्चाई से सामना करने के बाद बदले वो उसको डिनाई कर रहे थे और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है ना गाइज, इट हैज़ ऑलरेडी बिन 20 मिनट्स। आई थिंक कि अगर मैं पूरा आर्टिकल पढ़ाने जाऊंगा तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 hours, बट आई कुड read it myself in 10 minutes. So if you also want, you can go ahead and you can read this article. ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, सो आप भी इसमें जा सकते हैं। और इसका मोटा मोटी बात क्या है कि इंडिया अब उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। मुझे ऐसा लगता है शायद कि आपके लिए कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाएगा। तो जितना भी मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया, ये आपके लिए कैसा था, समझ में आया या नहीं, ये मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।